हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रोज़ लाइबा की दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। उसकी दोस्त इसे बार बार फ़ोन कर रही थी, मगर लाइबा किसी की कॉल का भी जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी दोस्तों को क्या बताती कि उसके घर वाले अभी तक उसे 9-10 साल की बच्ची समझते हैं, जिसे कहीं भी अकेले आने जाने की परमिशन नहीं है। उफ बाबा, न जाने आपको मेरे बाहर जाने से मसला क्या है? क्यों आप मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं? लाइबा ने अब गुस्से में आकर कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। नीचे सब लाउंज में बैठे उसके कमरे से आने वाली आवाज़ों को वाज़ेह तौर पर सुन रहे थे। अब तो वो इन सब की आदी हो चुके थे। ये सब तकरीबन अब रोज़ाना ही होता था। यूं ही लाइबा किसी न किसी बात पर गुस्सा होती और फिर यूं तोड़ फोड़ शुरू कर देती। नुज़हत, अपनी बेटी को कुछ समझाओ, इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक उसमें ज़रा बराबर भी तमीज़ नहीं। क्या तरबियत करती रही हो तुम उसकी? कल को दूसरे घर जाएगी तो हमारी ही नाक कटवाएगी। समझाओ उसको। और मियाँ नदीम, तुम भी कभी इन अखबारों का पीछा छोड़ दिया करो और अपनी बेटी पर कुछ तवज्जो दो। बहुत खुदसर होती जा रही है। मरियम को देखो, इससे छोटी है मगर फिर भी कैसे सुलझे हुए मिजाज की है। ज़रा जो शिकायत का मौका देती हो। लाइबा की दादी ने लाइबा के माँ बाप को मुखातिब करते हुए कहा था। जवाबन उन दोनों ने लाइबा की दादी को मुतमईन करते हुए कहा कि अभी बच्ची है, बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी। अभी सिर्फ 18 साल ही की तो है, और मरियम का तो आपको पता है, वो शुरू से ही बहुत कम गो है। सफ़िया बेगम उनकी बात सुनकर चुप हो गई थी। उन्हें हमेशा से लाइबा के मम्मा बाबा से यही शिकायत रहती थी कि वो लाइबा की तरबियत सही नहीं कर रहे। लाइबा माँ बाप को माँ बाप समझती ही नहीं थी। ये तो सफ़िया बेगम ही थी कि जिनका उसे कुछ डर था, लेकिन सफ़िया बेगम ज़माना शनास खातून थी। वो जानती थी कि अगर कल को वो गुज़र गईं तो लाइबा किसी को भी खातिर में नहीं लाएगी। चुनाचा उन्होंने ख़ुद भी लाइबा पर थोड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी, और लाइबा के मम्मा बाबा को भी उन्होंने यही समझाया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सख्ती से सिर्फ आदत बदली जा सकती थी, फितरत नहीं। और जिस चीज़ को बदलने के लिए वो लाइबा पर सख्ती कर रही थी, वो लाइबा की आदत नहीं बल्कि उसकी फितरत थी। लाइबा माँ बाप की लाडली, या यूं कह लें कि मन्नतों से मांगी हुई औलाद थी। लाइबा से पहले लाइबा के 3 भाई और 1 बहन बचपन में ही फौत हो चुके थे, इसलिए लाइबा सबकी लाडली थी। सब उसके खूब नाज नखरे उठाते थे और उसकी हर जिद और फरमाइश पूरी की जाती थी। लाइबा के 2 साल बाद उसकी दूसरी बहन मरियम का जन्म हुआ था, लेकिन लाइबा की अहमियत वैसे ही रही थी जैसे कि पहले थी। लाइबा खुद का इग्नोर होना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती थी और अपनी हर फरमाइश को पूरा करवाना जानती थी। बचपन तक तो वो ये सब ठीक था, मगर जूं जूं लाइबा बड़ी होती गई, इस लाड प्यार ने उसे बला का ज़िद्दी और खुदसर बना दिया था। वो किसी की कोई बात नहीं सुनती थी और ना ही किसी को खातिर में लाती थी। वो वही करती थी जिसे करने का उसका दिल चाहता था, फिर चाहे कोई कितना ही क्यों ना रोक लेता। लाइबा अपनी ज़िद पूरी करके ही रहती थी, और उसके मम्मा बाबा हमेशा उसका बचपना समझकर टाल दिया करते थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी थी। मरियम लाइबा के बिल्कुल बरक्स थी। वो थी तो इससे छोटी, मगर इंतहाई समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो भी अक्सर अपनी बहन को समझाती रहती थी, मगर वो लाइबा ही क्या जो किसी की बात सुन ले। आधी रात का वक्त था। गैलानी हाउस में सब इस वक्त ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। तभी लाइबा अपने बिस्तर से उठी थी। उसने फ़ोन उठाकर देखा, जो ढेरों मिस्ड कॉल और मैसेजेस से भरा पड़ा था। हालांकि उसने फ़ोन करके बता ही दिया कि वो पार्टी शुरू होने से पहले ही पहुंच जाएगी। नेवी ब्लू कलर की पैरों को छूती मैक्सी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों की पफ बनाकर बाकी बालों को अपनी पुश्त पर खुला छोड़ा था।
जिससे उसकी बरहना कमर छुप गई थी। ये ड्रेस वो आज ही कॉलेज से वापसी पर ही खरीद कर लाई थी। स्लीवलेस होने की वजह से लाइबा के दूधिया रंगत के बाजू वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। उसने मेकअप करके आंखों में काजल की गहरी लकीर डाली थी, जो उसकी खूबसूरत आंखों को मज़ीद दिलकश बना गया था। होंठों पर पिंक कलर का ग्लोज लगाते उसने दोनों होंठों को बाहम में लाया। उसने सैंडल्स उठाकर हाथ में पकड़ी थी। अपना क्लच उठाते उसने एक नज़र सोई हुई मरियम पर डाली थी, जिसे आज सफिया बेगम ने जानबूझकर इसके कमरे में सोने के लिए भेजा था। लाइबा आराम से दरवाज़ा खोलती बाहर निकल आई। बैरूनी गेट खोलते वो बाहर रोड पर आ गई थी। उसने सैंडल्स अभी तक यूं ही हाथ में उठाए रखे थे। सड़क के उस पार एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। लाइबा ने चमकती आंखों से गाड़ी को देखा और उसकी जानिब बढ़ी थी। गाड़ी में उसकी दोस्तें थीं। वो पुरसकून सी जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि वो यूं छुपकर अपने घर से जा रही थी। ये नहीं था कि वो ये पहली मर्तबा कर रही थी। इससे पहले भी वो कई मर्तबा घर वालों से छुपकर घर से बाहर गई थी, मगर उनमें और अब की बार में फ़र्क सिर्फ इतना था कि इससे पहले वो जितनी मर्तबा भी गई थी, दिन के उजाले में गई थी। रात में वो पहली मर्तबा ही अपने घर से बाहर जा रही थी, वो भी इस तरह के लिबास में। उसके ज़मीर ने उसकी मलामत करने की कोशिश की थी, मगर उसने अपने ज़मीर की पुकार पर जोर ना दिया था और ना ही अपनी छठी हिस्स के अलार्म पर। उसे किसी की फिक्र नहीं थी सिवाय इस बात के कि अगर वो पार्टी में ना जाती तो उसकी दोस्त इससे नाराज़ हो जाती, और वो अपनी दोस्त को किसी सूरत नाराज़ नहीं करना चाहती थी। आधे घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के पोर्च में जाकर रुकी। लाइबा सताशी नज़रों से सब कुछ देख रही थी। सिर्फ बर्थडे पार्टी पर इतनी सजावट की गई थी कि यूं गुमान हो रहा था कि जैसे वो बर्थडे पार्टी में नहीं बल्कि किसी शादी में आ गई हो। लाइबा एक एक चीज़ से मुतासिर हो रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ उसके लिए नया था। हालांकि वो खुद भी अच्छे खासे खाते पीते घराने की लड़की थी, मगर उसकी ये दोस्त हाई क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और वो पहली मर्तबा ही इसके घर आई थी। लाइबा को देखते ही उसकी बाकी दोस्तें भी उसके करीब आई थीं। वो लाइबा से इतनी देर की वजह पूछने लगी थी। लाइबा ने उन्हें बहाना बना दिया कि तैयारी में वक्त लग गया। सब लाइबा की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। माहीन उससे कहने लगी कि लाइबा, तुम्हारी तैयारी तो भाई काबिल तारीफ़ है, बस अगर बाल खोलने के बजाय तुम जूड़ा बना लो तो और भी हसीन लगोगी। लाइबा अपनी तारीफ़ पर बहुत खुश हुई थी। माहीन ने उसके बालों को इकट्ठा करके जूड़े की शक्ल देकर कैचर लगा दिया था। 2-3 आवारा लटें उसने लाइबा के चेहरे पर ही छोड़ दी थी। लाइबा और भी हसीन लगने लगी थी। वो पहली मर्तबा इस तरह तैयार हुई थी, इस तरह के ड्रेस के साथ, और दुपट्टे के नाम पर उसके पास आज कुछ भी नहीं था। जूड़ा करने से उसकी बरहना पुश्त वाज़ेह हो गई थी। माहीन और बाकी फ्रेंड्स के लिए यह आम सी बात थी, इसलिए लाइबा ने भी उनके सामने खुद को पुरएतमाद जाहिर करने के लिए कुछ न कहा था। उनकी दोस्त उन सबको लेकर लॉन में चली आई थी, जहां पूरी तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है माहीन, लाइबा ने दिल से तारीफ़ की थी। थोड़ी ही देर में तकरीब शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त वहाँ 10-12 लड़के भी आ गए थे, जो नाचते गाते माहीन को उसकी सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे। लाइबा ने एकदम से अपना दुपट्टा तलाश करना चाहा, जो उसके पास था ही नहीं। लाइबा को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था। उसने तो सोचा था कि सिर्फ लड़कियां ही होंगी, इसीलिए वो बग़ैर दुपट्टे के इस तरह का लिबास पहनकर यहाँ आ गई थी। मगर अब ये लड़के, उसे घबराहट होने लगी थी जब साथ खड़ी अमारा ने उसकी घबराहट महसूस करके उसके हाथ पर हाथ रखा था। रिलैक्स यार, ये सब माहीन के कज़न और फ्रेंड्स हैं, इट्स नॉर्मल। लाइबा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी घबराहट पर काबू पाया था। केक कट होने वाला था। थोड़ी ही देर में म्यूज़िक की आवाज़ और तालियों के शोर में माहीन ने केक काटा था। केक के बाद सबको कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा पेश किया गया था। इस सब के बाद अमारा, लाइबा और अनूशा ने माहीन से इजाज़त चाही थी
क्योंकि वक्त बहुत हो चुका था। 2 बजने ही वाले थे, मगर माही ने उन्हें कहा कि अभी कहाँ जा रही हो, सरप्राइज तो अभी बाकी है। बाकिर हमें सरप्राइज पार्टी देने जा रहा है और मैं चाहती हूँ तुम सब फ्रेंड्स मेरे साथ चलो, माही ने अपने कज़न बाकिर का जिक्र करते हुए कहा था। लाइबा ने वक्त देखते इनकार करना चाहा था, मगर माही ने उसके इनकार को किसी खातिर में न लाया। लाइबा भी खामोश हो गई। दिल ही दिल में वो खुद भी सरप्राइज पार्टी में जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर बाकिर ने माहीन के लिए कैसी सरप्राइज पार्टी रखी है। वो सब गाड़ियों में बैठ गए। सबसे आगे बाकिर की गाड़ी थी, जिसमें बाकिर, माहीन, लाइबा और अमारा बैठी थी। बाकिर बार बार लाइबा को शीशे में देखकर स्माइल कर रहा था। लाइबा को बहुत अजीब सा लगा था, मगर अगले ही लम्हे वो और भी इतरा कर बैठ गई थी। यकीनन बाकिर को माहीन से ज़्यादा इसकी खूबसूरती पसंद आई थी, तभी तो साथ बैठी माहीन को छोड़कर वो इसे इशारे कर रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ियाँ एक मशहूर क्लब के सामने रुकी। वो सब बहुत हैरान हुई थी। माहीन के पूछने पर बाकिर ने आंख विंक की और इससे कहा कि इस जगह से ज़्यादा इंजॉय और किसी जगह नहीं हो सकता। वो सारे क्लब में दाखिल हो गए थे। पूरा क्लब अंधेरे में डूबा हुआ था। बाकिर के 1 2 3 कहते ही रंग बिरंगी रोशनियाँ चमक उठी। उसके साथ ही कानों को फाड़ देने वाला म्यूज़िक था, जिसे डीजे ने बूस्टर मोड पर चलाया था। बाकिर माहीन को लिए डांस फ्लोर पर चढ़ गया और उसके साथ झूमने लगा। उनकी देखा देखी और भी लड़के लड़कियां उनका साथ देने लगे थे। अमारा, लाइबा और 2-3 लड़कियां वहीं एक जानिब लगे सोफे पर बैठ गईं और इन्हें देख रही थी। थोड़ी देर बाद वेटर ने आकर उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक पेश की थी। वेटर ने मुड़ते बाकिर को थम्स अप का इशारा किया था, जो लाइबा के हाथ में पकड़े ग्लास को देख रहा था। लाइबा के ग्लास में उसने जानबूझकर नशे की गोली मिला दी थी। कुछ देर बाद ही बाकिर उसके सामने हाथ फैलाए खड़ा था कि वो इसके साथ डांस करे। लाइबा ने भी उसकी बात मान ली। बाकिर डांस करते हुए बहाने बहाने से उसके जिस्म को छू रहा था। ये बात लाइबा महसूस कर रही थी, मगर लाइबा ने कुछ नहीं कहा था। काफ़ी देर तक वो बाकिर की बाहों में और फिर दूसरे लड़कों की बाहों में झूलती रही और फिर से वापस बाकिर के पास पहुंच गई। अमारा 3 मरतबा उसे आकर कह चुकी थी कि उन्हें अब चलना चाहिए, मगर लाइबा हर मरतबा बस थोड़ी देर और कहकर वापस भेज देती। थक हार कर अमारा और अनूशा खुद अकेली ही चली गई थी। 4:15 का वक्त हो रहा था। फजर की अजानें होने वाली थी, मगर वो लोग अभी तक ना थके थे और अभी तक एक दूसरे में मसरूफ़ थे, जब अचानक से वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई। सब लड़के लड़कियाँ वहाँ से भागने लगे थे। हालांकि किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया था, मगर रात को यूं नाचते हुए क्लब से पकड़े जाना ही उनके लिए शर्मिंदगी थी। लड़के फुर्तीले थे, इसलिए 3-4 जल्दी ही भाग गए थे। लड़कियों ने जैसे ड्रेस पहन रखे थे वो भाग भी ना सकती थीं। पुलिस ने उन सबको पकड़कर पुलिस वैन में डाला था और उन्हें अपने साथ ले गई थी। सारी लड़कियां रोते हुए उनकी मिन्नतें कर रही थीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, वो शरीफ घरानों से हैं, मगर किसी ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी। लाइबा की तो मारे खौफ के जान निकली जा रही थी। अगर उसके बाबा को पता चल गया तो उसके आगे का वो सोच भी नहीं सकती, जो उसके साथ होना था। लाइबा एक अहलकार के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे जाने दे, मैं शरीफ ख़ानदान से हूँ। मेरे बाप को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पहली मर्तबा आई थी। लाइबा की बात सुनकर उस अहलकार ने सर ता पैर लाइबा का जायज़ा लिया था। ओ बीबी, तुम कहाँ से शरीफ घराने का लगता है? अपना लिबास देखा है ज़रा तुमने? शरीफ घराने की लड़कियों के लिबास ऐसे होते हैं। तुम सब एक जैसी ही होती हो, सब कुछ करके कहती हो हमने कुछ नहीं किया। अगर इतना ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल था तो यहाँ क्या कर रही थी? हमने बहुत देखी हैं तेरे जैसी मासूम, जो जब पकड़ी जाती हैं तो यूं ही झूठे बहाने बनाने लगती हैं। अब चुपचाप बैठ जाओ, बड़ी आई शरीफ घराने की हूँ। पुलिस एहलकार की बात सुनकर लाइबा शर्मिंदगी में गड़ गई थी।
आज से पहले उसे कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। उसने बालों से कैचर निकालकर बाल खोलकर पुष्ट पर फैला लिए थे। वो ज़ारों कतार रोए जा रही थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पुलिस वैन एक झटके से रुक गई। उसका टायर पंचर हो गया था। वो सब नीचे उतरकर टायर लगाने लगे। जब इन सबको ये अच्छा मौका लगा, वो सब लड़के और लड़कियां दबे पांव वैन से निकलकर भागने लगे। पुलिस एहलकार उनके पीछे आए थे, मगर वो लोग अलग अलग होकर इधर उधर फैल गए थे। लाइबा उन सबसे बिछड़ गई थी। वो अकेली ही भागती जा रही थी। उसे रास्तों का इल्म नहीं था, इसीलिए उसे मालूम ही नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वो बस भागती ही जा रही थी। काफ़ी आगे जाकर वो सांस लेने को रुकी और वहीं फुटपाथ पर बैठ गई। ये रास्ता बिल्कुल वीरान था। लाइबा का पर्स क्लब में ही कहीं रह गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे कि तभी 2-3 आवारा लड़के उसके दाएं बाएं आकर बैठ गए और खबासत से इसे देखने लगे थे। हेलो, जाने मन, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है? आओ हम छोड़ देते हैं। वो इसे देखते आंख दबाते हुए बोले थे। लाइबा एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही वो तीनों भी उठ खड़े हुए। कौन हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। देखो मेरे करीब मत आना, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लाइबा ने कांपते हुए उन्हें धमकी दी थी, जिस पर उन तीनों के फलक शगाफ कह कहे बुलंद हुए थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसने लाइबा के चेहरे को छुआ था। लाइबा ने खींचकर थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। वो गुस्से में आ गई और लाइबा को पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। लाइबा अपनी इज्जत बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में न जाने कहाँ से पत्थर आ गया। उसने उस पत्थर से उन तीनों के सरों पर वार किया था जो उस पर झुके हुए थे। वो तीनों जैसे ही पीछे हुए, लाइबा उठकर भागने लगी। सर्दियों की यखबस्ता ठंडी रात थी। गर्मियाँ होती तो अब तक सूरज तुलू हो जाना था, मगर सर्दियों में अब 5 बजने के करीब थे, लेकिन अभी भी घुप अंधेरा था। लाइबा किसी गांव या कच्ची बस्ती में पहुंच गई थी। इस पहर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि वो लड़के अब तक उसके पीछे पीछे ही थे। लाइबा को भागते भागते एक खंडरनुमा घर नजर आया था। लाइबा ने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़के इससे दूर रह गए थे। भागते भागते अब लाइबा की टांगें जवाब दे गई थी। उसमें अब मजीद भागने की सकत नहीं थी। रास्ते में गिरते पड़ते उलझने से उसके बदन पर भी छोटी छोटी चोटें भी आई थीं, जो इसे बेहद तकलीफ दे रही थी। लाइबा को इस वक्त अपने बचाव के लिए इस खंडर से बेहतर कोई जगह नहीं लगी। वो अल्लाह का नाम लेती उस खंडर में दाखिल हो गई थी। वो सीधा चलती जा रही थी जब उसे एक कमरे से रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसको तजस्सुस हुआ था कि इस टूटे फूटे खंडर में कौन रहता है। वो दबे दबे कदम उठाती कमरे के सामने पहुंच गई। उसने दरवाजे को जरा सा धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी हैरत में इजाफा हुआ था। कमरा साफ सुथरा था और नफासत से सेट किया गया था। एक सिंगल बेड, एक कुर्सी, एक मेज़, एक अलमारी के सिवा कमरे में और कुछ भी ना था। लाइबा भी इसी हैरत से ना निकली थी कि जब भी उसके नाक के नथनों से अंडे और पराठे की दिल फरेब महक टकराई। उसने महक की तरफ देखा तो सामने मेज़ पर उसे नाश्ता रखा हुआ नजर आ गया था। गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय का मग, उसके साथ बाजारी पराठा था। अंडा घर का ही बना हुआ नजर आ रहा था। मगर सोचने की बात ये थी कि ये सब यहाँ किसने लाया? कौन रहता था यहाँ? लाइबा के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, मगर पेट में दौड़ते चूहों की वजह से वो इस मेज़ के साथ रखी कुर्सी पर जा बैठी। पहले डांस और फिर इतना भागते भागते उसका पेट खाली हो गया था। उसने जो कुछ खाया था वो हजम हो गया था। अब खाना सामने देखकर उसे जोरों की भूख लग रही थी। लाइबा ने हाथ बढ़ाकर नाश्ता शुरू कर दिया था। पेट पूजा के बाद वो बिस्तर पर आकर नीम दराज हो गई और सोचने लगी थी कि अब वो घर कैसे पहुंचेगी। यही सब सोचते सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। थोड़ी ही देर बाद वहाँ स्याह लिबास पहने एक शख्स दाखिल हुआ था। वो फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ आ रहा था। आलीशार,
एक बहुत बड़ा गुंडा था। बहुत से केसेस में उसका नाम था, मगर कोई इसे जानता नहीं था क्योंकि वो किसी को जानने का मौका ही नहीं देता था। जब ज़्यादा शोर शराबा होता तो वो ऐसे ही खंडर नुमा जगहों पर पनाह गुज़ीन हो जाया करता था। ये खंडर भी आबादी से काफ़ी दूर था और बहुत पुराना और डरावना दिखता था, इसलिए कोई भी इस तरफ नहीं आता था। और आलीशार सुकून से अपने सारे काम सरंजाम दिया करता। अपनी सहूलत के लिए उसने यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी, बिजली, पानी, खाना, बिस्तर, कपड़े, सब कुछ। आज रात वो किसी काम से बाहर गया था। वो अपने ज़्यादा काम रात के अंधेरों में ही करता था। अपने आने से पहले उसने अपने मुलाजिम को नाश्ता रेडी करके टेबल पर रखने का कह दिया था। ये उसका स्पेशल नाश्ता होता था जिसमें वो नींद की दवाएं मिलाकर लेता था, क्योंकि जिस तरह के वो काम करता था उसे खुद से नींद तो आती नहीं थी। इसलिए नींद लेने के लिए वो एक ख़ास नशे का इस्तेमाल करता था जो उसे चंद घंटों के लिए होशो हवास से बेगाना कर देता था। अपनी प्राइवेट जगह पर किसी लड़की को देखकर वो बुरी तरह से चौंका था। उसने कॉल कट करके फ़ोन जेब में डाला और गुस्से में उसकी जानिब बढ़ा था और लाइबा को झंझोड़ कर जगाने लगा, मगर लाइबा बेसुध पड़ी रही। किसी ख्याल के तहत उसने मेज़ की जानिब देखा जहां उसका नाश्ता सफ़ा चट हो चुका था। उसने गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर ज़ोर से दीवार पर मारा। अब कुछ भी कर लो, लाइबा को कम से कम 6 घंटे से पहले होश नहीं आने वाला था। आलीशार ने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी और उससे लाइबा के बारे में इस्तफसार किया। मुलाजिम ने उसकी मौजूदगी पर हैरानगी दिखाई थी और आलीशार को कहा था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। अभी 10 मिनट पहले वो यहाँ नाश्ता रख कर गया था, इससे पहले यहाँ कोई भी नहीं था। आलीशार ने मुड़कर लाइबा की जानिब देखा। एक पल को तो वो उसके खूबसूरत चेहरे में खो गया, मगर फिर खुद को संभालते हुए उसने लाइबा को उठाया और कुर्सी दीवार के साथ लगाकर लाइबा को रस्सियों की मदद से बांध दिया। फिर वो अपने मुलाजिम से कहने लगा कि मुझे लगता है ये लड़की ज़रूर किसी न किसी के भेजने पर यहाँ आई है, वरना खुद से किसी की इतनी ज़रूरत नहीं कि वो आलीशार के ठिकाने पर पहुँच सके। तुम मेरा नाश्ता लाओ, मुझे इस पर कड़ी नज़र रखनी है। नाश्ता करने के बाद आलीशार बेड पर उसके सामने बैठ गया था और मुसलसल उसको देखने लगा था। 7 घंटे बाद लाइबा की नींद खोली तो उसने अपने पूरे वजूद को जकड़ा हुआ महसूस किया। इससे पहले कि वो आंखें खोलती, उसकी समातों से कुछ आवाज़ टकराई थी जिसने इसे साकित कर दिया था। वो आलीशार की आवाज़ थी जो फ़ोन पर किसी से कह रहा था कि वो अफसर हो या वज़ीर आज़म, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके भेजो मुझे। 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम नहीं हुआ तो मुझे तुम्हारी लाश के टुकड़े करते हुए ज़रा भर भी अफसोस नहीं होगा। और माल इसी हफ्ते दुबई पहुंच जाना चाहिए। इससे ज़्यादा ताख़ीर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो कॉल काट कर उसने किसी दूसरे को कॉल मिलाई थी और उससे कहा कि एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, पता करो ये कौन है। मुझे यकीन है इसे यहाँ दिलावर पाशा ने ही भेजा होगा। आजकल बहुत हवाओं में जो उड़ रहा है, मगर मेरा नाम भी आलीशार है, ब्लैक माफिया का एक अहम हिस्सा। उसको तो कुत्ते से भी बदतर मौत दूंगा मैं। उसकी धाड़ सुनते ही लाइबा झुरझुरी ले गई रह गई। कैसा इंसान था, 5 मिनट के अंदर अंदर 2 कत्ल की साजिश कर चुका था। लाइबा को अंदाज़ा हो गया था कि वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई है, यानी एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में, और ये मुसीबत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। आलीशार ने कॉल कट करके फ़ोन बेड पर फेंका। वापस मुड़ा तो लाइबा को होश में देखकर वो फ़ौरन से इसकी तरफ लपका। उसने लाइबा का गला पकड़ लिया और पूछने लगा, कौन हो तुम? बताओ मुझे, जवाब दो, किसने भेजा है तुम्हें? बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो क्या? देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका सच सच जवाब दो, वरना चीर फाड़ के रख दूंगा। लाइबा मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत उसके सामने हो। उसका दम घुटने लगा था और आंखें बाहर उबलने को थी कि जब भी आलीशार ने उसका गले से अपने हाथ हटा लिए।
लाइबा ने खांसते खांसते अपना सांस बहाल किया। मुझे जाने दो प्लीज़, मैं कुछ नहीं जानती, मैं गलती से यहाँ आ गई थी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा। प्लीज़, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। लाइबा रोते हुए उसे बता रही थी, मगर आलिशार को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया था। उसे लाइबा सरासर झूठी और मक्कार लगी थी। वैसे भी उसे किसी पर भरोसा नहीं था। उसने अपना रिवॉल्वर निकालकर लाइबा की कनपट्टी पर रखा। देखो लड़की, मुझे सच सच बताओ, किसके कहने पर आई हो तुम यहाँ? मुझे तुम्हारी लाम लीला सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आलिशार की बात पर इस मर्तबा भी लाइबा ने पहला वाला जवाब ही दोहराया था। आलिशार ने खींच कर थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। झूठ झूठ बोल रही हो तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। आलिशार नाम है मेरा, समझ आई? सच्चाई तो मैं तुमसे उगलवा कर रहूँगा। आलिशार ने मुलाजिम को बुलवाकर लाइबा को तहखाने में बंद कर देने का कहा। ले जाओ इसे, इस तक पानी का एक घूंट तक ना पहुँचे। भूखी प्यासी रहेगी ना तो जल्द ही इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लाइबा उसकी मिन्नतें करती रही कि मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे जाने दो, मगर आलिशार ने उसकी एक ना सुनी थी। मुलाजिम उसे तहखाने में बंद करके चला गया था। लाइबा काफ़ी देर तक दरवाजे के साथ लगी चीखती रही थी और फिर मायूस होकर वहीं एक कोने में बैठ गई और सर घुटनों में दिए रोने लगी। उसके हाथ बंधे हुए थे। थप्पड़ की शिद्दत से गाल सुना उठा था और जलन कर रहा था। लाइबा को बेख्तियार अपने घर वाले याद आए थे, जिन्होंने कभी इसे फूलों की छड़ी से भी ना मारा था, और यहाँ आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। लाइबा को अपनी गलती का बखूबी अंदाज़ा हो गया था। अपनी खुदसरी की वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी कि अब वहाँ से निकलना बेहद मुश्किल था। काश कि मैं रात को दादी की बात मान लेती और घर से ना निकलती तो आज मेरा ये हाल ना होता। उसने बेबसी से सोचा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। न जाने घर में क्या हो रहा होगा। मामा, बाबा, दादी, मरियम सब मुझे ढूंढ रहे होंगे ना, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि मैं यहाँ हूँ। लाइबा को काफ़ी देर रोने के बाद फिर से घर की याद सताने लगी थी। 2 दिन यूं ही गुजर गए थे। लाइबा नढाल सी तहखाने में पड़ी थी। प्यास से उसके होंठ खुश्क हो गए थे और भूख के मारे उसे चक्कर आने लगे थे। उसने अपने आंसुओं से अपने लबों को तर करना चाहा, मगर अफसोस कि अब की बार उसके आंसू भी ना निकले। 2 दिन रो रो कर उसकी आंखें भी खुश्क हो गई थीं। पेट में उठता दर्द अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। क्या मैं यहीं सिसक सिसक कर मर जाऊंगी? लाइबा ने बेबसी से अल्लाह को पुकारा था। उसी वक्त आलिशार मुलाजिम के हमरा तहखाने में आया। लाइबा ने सरगोशी में इनसे पानी मांगा था। आवाज़ निकालने की सकत उसमें नहीं रही थी। हाँ, कुछ अकल ठिकाने लगी या नहीं? आलिशार ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। लाइबा ने फिर से पानी मांगा था। आलिशार ने मुलाजिम को इशारा किया था, जिसने फ़ौरन से पानी का ग्लास लाकर लाइबा के लबों से लगाया था। लाइबा एक ही सांस में पूरा ग्लास पी गई थी। हाँ लड़की, अब बताओ, अपनी ज़बान खोलनी है या फिर यूं ही पड़े रहना है? एक बात बता दो, अगली मर्तबा मैं पूरे हफ्ते के बाद आऊँगा, मगर तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम 1 हफ्ते तक जिंदा रह पाओगी। तुम तो 2 दिन भी नहीं निकाल पाओगी। इसीलिए मुझे सब सच सच बता दो, यहाँ किस मकसद के लिए आई हो? आलिशार ने उसका जबड़ा दबोचते हुए पूछा। मैं तुम्हें कितनी मर्तबा बताऊं कि मैं किसी मकसद के लिए यहाँ नहीं आई, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उन बदमाशों से बचकर यहाँ आई थी। मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे जाने दो यहाँ से। लाइबा ने पूरी हिम्मत मुजतमा करके आलिशार को जवाब दिया था। इसका जवाब सुनकर आलिशार को बहुत गुस्सा आया था। ये लड़की बुरी तरह से उसका ज़ब्त आजमा रही थी। इसकी जगह कोई और होता तो यकीनन आलिशार अब तक उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका होता।
वो गुस्से में लाइबा को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसी शख्स का फ़ोन था जिसे आलिशार ने लाइबा की मालूमात निकलवाने के लिए कहा था। उस आदमी ने आलिशार से कहा कि वो लड़की किसी की भेजी हुई नहीं है और ना ही वो किसी से काम करती है, बल्कि वो कल रात क्लब से पकड़ी गई थी जहां वो अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। पुलिस उन सबको पकड़ कर ले जा रही थी, तभी वैन का टायर पंचर हो गया। पुलिस एहलकार टायर बदलने उतरे तो वो सब वहां से भाग निकले थे, मगर फिर भागते भागते वो अपने दोस्तों से बिछड़ गई। वैसे वो है शरीफ घराने की, मगर ना जाने क्लब में क्या कर रही थी। सारी तफसील सुनने के बाद आलिशार ने कॉल काट दी थी। फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से लाइबा और आलिशार का मुलाजिम भी उस आदमी की सारी बातें सुन चुके थे। देखो, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल गई है ना? तुम्हें यकीन आ गया ना कि जो मैं कह रही थी वही सच है? मैं बेकसूर हूं। अब तो तुम मुझे जाने दोगे ना? लाइबा आलिशार से सवाल पर सवाल कर रही थी, मगर आलिशार तो कहीं और ही खोया हुआ था। फिर जब वो बोला तो लाइबा का सांस खुश्क कर गया। वो कहने लगा, हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें किसी ने नहीं भेजा। तुम यहाँ गलती से आई हो, मगर इस गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। भले ही तुम कसूरवार नहीं हो, मगर यहाँ आकर तुमने बहुत गलत किया है, और अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें खाना, पानी, कपड़े, जूते, ऐशो आराम, जो तुम कहोगी वो तुम्हें मिलेगा, मगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आलिशार ने इसकी तरफ देखते अपनी बात मुकम्मल की थी। लेकिन क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब जबकि तुम्हें पता है कि मैं बेकसूर हूं, तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? लाइबा को समझ नहीं आ रही थी कि वो आदमी इसे यहाँ क्यों रोकना चाह रहा था। मैं तुम्हें इसलिए जाने नहीं दे सकता कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम मुझे देख चुकी हो, मेरे बारे में जान चुकी हो, सब कुछ सुन चुकी हो। अब तुम्हें यहाँ से बाहर भेजकर मुझे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी। तुम यहाँ से बाहर जाते ही सबको मेरे बारे में बता दोगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अब इसी को अपना घर समझो। आलिशार उससे कहता उठकर बाहर आ गया। मुलाजिम भी लाइबा को लेकर तहखाने से बाहर आया और एक कमरा सेट करके उसे दे दिया। लाइबा वहाँ नहीं रहना चाहती थी, मगर जब जब वो वहाँ से जाने का कहती या कोशिश भी करती तो आलिशार उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया करता था। 6 महीने यूं ही गुजर गए थे। लाइबा समझ गई थी कि यहाँ से ऐसे निकलना आसान नहीं था। उसके लिए इसे कुछ और करना था। उसे आलिशार का भरोसा जीतना था। अगले ही रोज़ वो अपने मिशन पर लग चुकी थी, मगर आलिशार को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। इस काम में उसे 3 साल लग गए थे। इन 3 सालों में लाइबा की ज़िंदगी उस खंडर से बाहर ना निकली थी, मगर अब लाइबा की मंजिलें आसान होने लगी थी। उसने आलिशार को पूरी तरह से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। आलिशार अब बहुत जल्द उसे निकाह करने वाला था, मगर उससे पहले ही लाइबा को वहाँ से निकलना था, क्योंकि कुछ भी हो जाता वो कभी भी इस जैसे शख्स के साथ नहीं रह सकती थी, जो शराबी, कातिल और एक गुंडा था, जो न जाने अब तक मुल्क की जड़ों को कितना नुकसान पहुंचा चुका था। उस रोज़ लाइबा के मुलाजिम की जेब से वो नशा आवर दवाई चुरा ली थी। इससे पहले वो उसे चाबियां भी चुरा चुकी थी। उसने चाय में वो दवा मिलाकर दोनों को पिला दी थी और ख़ुद वहाँ से निकल आई थी। 10 घंटे के तवील सफ़र के बाद लाइबा अपने घर पहुँच चुकी थी, मगर यहाँ अब कुछ भी ना बचा था। उसके बाबा उसकी गुमशुदगी के तीसरे रोज़ ही हार्ट अटैक से जान की बाजी हार गए थे, और साल पहले उसकी दादी भी गुजर चुकी थी। घर में सिर्फ लाइबा की माँ थी और शादीशुदा बहन मरियम, जो शादी के बाद भी माँ के साथ ही रह रही थी, क्योंकि लाइबा की माँ उसकी गुमशुदगी और उसके बाद उसके बाबा की वफ़ात के सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। सारी हकीकत सुनने के बाद लाइबा सर हाथों में गिराए रो पड़ी थी।
یہ سب اس کی خود سری اور ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی بے جا ضد اور خود سری نے ہی اسے اس حال میں پہنچایا تھا۔ عالیشار پاگلوں کی طرح لائبہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف لائبہ کو بھی اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ 3 سال کا عرصہ کم نہیں تھا۔ 3 سال تک وہ دونوں ساتھ رہے تھے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ لائبہ کو اس کی عادت نہ ہوتی؟ محض 10 دن بعد ہی اس نے لائبہ کو ڈھونڈ نکالا تھا اور اسے شادی کے لیے پروپوز کر دیا اور کہا کہ اگر لائبہ اس سے شادی کر لے تو لائبہ جو کہے گی وہ وہی کرے گا۔ لائبہ نے کچھ سوچ کر شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھر کچھ دنوں بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ عالیشار اب اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہنے لگا تھا، کیونکہ لائبہ نے شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد وہ سارے برے کام اور بری دنیا چھوڑ دے گا اور خود کو سدھار کر ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارے گا۔ عالیشار نے محبت کی خاطر اس کی بات مان لی۔ ویسے بھی اب اسے جینے کا مقصد مل چکا تھا۔ اس نے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کی اور لائبہ کے بابا کی کمپنی سنبھالنے لگا، جو پچھلے 3 سال سے ان کے ایک دوست سنبھال رہے تھے۔ اب عالیشار نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس نے لائبہ کی ماں کا علاج بھی کروایا، جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔